क्वेश्चन नंबर 65 सर। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री महोदया ने मुझे स्पष्ट विस्तृत उत्तर दिया, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मेरा प्रश्न है कि मिशन पोषण 2 के अंतर्गत कौन सी तकनीकी प्रगति की गई है, कृपया बताया जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा पूछे गए, चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व से हमारी सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा, क्षमता और सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से कार्य कर रही है और आंगनवाड़ी को और सक्षम और प्रभावशाली बनाने के लिए इसके इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए मिशन पोषण 2.0 सक्षम आंगनवाड़ी मिशन पोषण 2.0 के तहत, जिसमें कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण वितरण और ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष, जिसमें 40,000 करके प्रतिवर्ष उसमें सैंक्शन के लिए है, लगभग 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों का हमने सैंक्शन किया और उसको उन्नत बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में उसमें वाईफाई इंटरनेट के साथ साथ LED स्क्रीन, उसके साथ ही साथ पोषण वाटिका, उसमें टॉयलेट की सुविधा हो, अन्य उसमें पेयजल की सुविधा हो और उसके साथ बच्चों के संज्ञानात्मक और रचनात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षण उपकरण आदि भी हमने शामिल किया है। तो कई ऐसे इंटरवेंशन जिसके माध्यम से पोषण 2.0 के माध्यम से, ताकि बच्चों को, हमारे बच्चे सिर्फ पोषण ही नहीं, पोषण के साथ साथ पढ़ाई और बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम ध्यान देते हैं और लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लाभुकों को हम इसके माध्यम से लाभ भी पहुंचा रहे हैं। सप्लीमेंट्री। महोदय, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण में क्या अन्य मंत्रालयों से सहयोग लिया जा रहा है क्या? अध्यक्ष महोदय, आंगनवाड़ी जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है, तो आंगनवाड़ी के निर्माण में कई मंत्रालय इसमें शामिल है और ऐसे भी जो आंगनवाड़ी, हमारा महिला बाल विकास मंत्रालय लगभग 18 मंत्रालय के कन्वर्जन के साथ चलता है। उसमें विशेषकर ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा के तहत हम आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण करते हैं, जिसमें 8 लाख रुपए मनरेगा के तहत, 2 लाख रुपए 15वें वित्त आयोग किसी अनाबद्ध राशि के तहत और 2 लाख रुपए हम प्रति आंगनवाड़ी विभाग के माध्यम से देते हैं, ताकि उसके आधारभूत संरचना का विकास हो। और उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी महान्याय अभियान यानी PM जनमन के तहत 18 राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए ये योजना है। इसके माध्यम से भी हम 2500 आंगनवाड़ी केंद्रों का इसमें निर्माण होना है, जिसमें अभी तक हमने 2000 आंगनवाड़ी केंद्र 2139 आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वीकृति हमने दिया है और उसमें से 1001 आंगनवाड़ी उसमें कार्यशील भी है और जिसके तहत लगभग हम देखें तो 22,800 लाभुक उसमें लाभान्वित हो रहे हैं। उसके साथ साथ एक प्रधान धरती आबा जनजातीय ग्राम उन्नत अभियान के माध्यम से भी 2000 नए आंगनवाड़ी केंद्रों को स्थापित किया जाना है, सक्षम बनाना है और उसके साथ साथ वहाँ पे अन्य जो आंगनवाड़ी और 6000 है उसको भी सक्षम बनाना है। तो इस तरह हम कई विभागों के साथ मिलकर आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम बना रहे हैं ताकि उसका लाभ सही ढंग से लोगों को मिले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को और इस सदन को ये सूचित करना चाहती हूँ कि जहाँ तक MMR का विषय है और IMR का विषय है, भारत ने दुनिया के तुलना में बहुत बेहतरीन प्रगति की है। जहाँ पिछले 30 वर्षों में 1990 से लेकर 2020 के बीच में ग्लोबल रेट ऑफ डिक्लाइन फॉर MMR 42% रहा है, वहीं भारत के अंदर ये 83% तक पहुंचा है। और इसके साथ ही जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, सर ग्लोबल रेट ऑफ डिक्लाइन 55% रहा है, लेकिन भारत में इसकी गिरावट की दर 69% रही है। और ये सब संभव हुआ है जो हमने कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स चलाए हैं नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, जहां हम राज्य सरकारों को और यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस को फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। महिलाओं के और बच्चों के
हेल्थ आउटकम्स को इम्प्रूव करना, ये इस पूरे हमारे कार्यक्रम का फोकस रहता है। और इसमें हम जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ऐसे तमाम कार्यक्रम चलाते हैं जिसके माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि हमें बेटर हेल्थ आउटकम्स मिल सके और एमएमआर आईएमआर में डिक्लाइन हो। जो प्रश्न स्पेसिफिकली माननीय सदस्य ने आदिवासी या दूर दराज के इलाकों के लिए उठाया है, उसके संबंध में मैं उन्हें सूचित करना चाहती हूं कि हमारे स्पेशल आउटरीच कैंप्स चलाए जाते हैं जिसमें मोबाइल मेडिकल टीम्स भी इन दूर दराज के इलाकों में जाती हैं और जहां हम जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी ट्रेस करते हैं, ट्रैक करते हैं, उन्हें तमाम जो सुविधाएं हम दे रहे हैं वो सुविधाएं उनको देने की कोशिश करते हैं। उसमें बहुत सारी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज भी होती हैं जो कई बार हम आइडेंटिफाई करते हैं जिससे कि हम एमएमआर और आईएमआर को कम कर सके और मैटरनल और इन्फेंट हेल्थ आउटकम्स को हम इंप्रूव कर सके। ऑनरेबल मेंबर प्लीज सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक दुर्गम और गंभीर बीमारी है जिसमें नसों और मांसपेशियों का आपसी संपर्क टूट जाता है। ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी डीएमडी जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली दुर्लभ बीमारियों में से एक है। मांसपेशियों की कमजोरी के कारण बनने वाली इस समस्या के शिकार लोगों के लिए जीवन के सामान्य कामकाज कहीं कठिन हो जाती है। ये दोनों बीमारी न केवल बच्चों के लिए बल्कि उनके माता पिता के लिए जीवन भर का संघर्ष बन जाती है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी एसएमए और ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी डीएमडी जैसी बीमारियों में पीड़ित बच्चों के इलाज की समस्या बेहद गंभीर है। ये बीमारियां 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है, लेकिन इसके उपचार के लिए उपलब्ध जीन थेरेपी और अन्य दवाइयां अत्यंत महंगी है जिसकी लागत 2 से 3 करोड़ प्रति वर्ष प्रति बच्चा तक पहुंच जाती है। इतनी महंगी दवा के कारण एक सामान्य और गरीब परिवार के बारे में सोच नहीं सकता और उपचार के अभाव में कई बच्चों की मृत्यु हो जाती है। मेरा मंत्री से प्रश्न यह है, क्या सरकार जीन थेरेपी और एसएमए डीएमडी जैसी बीमारियों के लिए सस्ते इलाज उपलब्ध करने हेतु कोई विशेष योजना लाने पर विचार कर रही है और इसके लिए एनएचएम के तहत एक समर्पित रेयर डिसीज ट्रीटमेंट फंड बनाने की कोई योजना है क्या, जिससे जरूरतमंद परिवारों को वित्तीय सहायता मिल सके? माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आग्रह कर दूं, सभी नए पुराने अनुभवी आप अगर लिखकर भी लाए ना प्रश्न पूछने के लिए तो संक्षिप्त में लेकर आए और माननीय मंत्रीगण से भी अपेक्षा रहेगी वो उनका संक्षिप्त में जवाब देते हैं ताकि हम ज्यादा क्वेश्चन ले सकें। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्न है ये मैटरनल और इन्फेंट हेल्थ आउटकम से जुड़ा हुआ है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा वो रेयर डिजीज के मेडिसिन को लेकर है, ये इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। मैं सिर्फ सदस्य को इतना ही बताना चाहती हूँ कि रेयर डिजीजेस के लिए हमारा अलग एक कार्यक्रम चलाया जाता है। अभी जो बजट आया उसमें हमने 36 ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स और मेडिसिन हैं जिसमें कुछ रेयर डिजीज की भी दवाएं हैं जिनको हमने बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन दिया है। लेकिन और जो इनके सवाल हैं, जब आप अलग से मेरे साथ बैठेंगे तो रेयर डिजीज पे भी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ये इससे संबंधित नहीं है। माननीय मंत्री जी थोड़ी बताएं, ये सारे सदन की चिंता है। नहीं, तो पहली बात तो ये है कि मैं माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया उससे ऐसी ध्वनि हाउस में आई कि जैसे ट्राइबल एरियाज में मैटरनल विषयों पर और एंटीनेटल चेकअप्स पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा स्वास्थ्य विभाग और जो सभी प्रदेश हैं वह सब दोनों एक साथ मिलकर के इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है, जिसके बारे में हमारे मंत्री जी ने जवाब दिया कि हमारे जो एमएमआर है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, और आईएमआर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और जो हमारा अंडर 5 मोर्टेलिटी है, ये ग्लोबल डिक्लाइन से कहीं ज़्यादा यानी दुगने से ज़्यादा हमारा डिक्लाइन है। और ये मल्टी इंटरवेंशंस के कारण ये हम कर पाए हैं। इसमें जैसे ट्राइबल एरिया की उन्होंने बातचीत की, तो बीजापुर, कोंटा, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, गढ़चिरौली, ये सारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, उड़ीसा के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, इनके भी अगर आप पैरामीटर्स देखेंगे, हेल्थ के पैरामीटर्स, तो जो एमएमआर है, आईएमआर है और अंडर 5 मॉर्टेलिटी है, वह उसी तरीके से डिक्लाइन कर रहा है। इसलिए यह ध्वनि नहीं जानी चाहिए कि ट्राइबल एरिया इसमें का ध्यान नहीं रखा गया है।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की, जब हम बात करते हैं इनॉक्यूलेशन की, तो हमारे लद्दाख